सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बढ़िया बनाते हैं और किस कोचिंग इंस्टीट्यूशन को आप ख़राब कह सकते हो। ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड रहेगी। जो एंथ्रोपोलॉजी के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर ही बेस्ड रहेगी। एक्चुअली रिसेंटली बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही थी मुझे कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा नहीं ज्वाइन करना चाहिए, वेदर यू नीड कोचिंग और नॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कोचिंग एंड हाउ डज इट वर्क्स। अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की एनालॉजी ड्रॉ करना चाहते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक दुकान की तरह होते हैं। जैसे एक दुकान फंक्शन करती है, दुकान काम करती है, वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं सर्विसेज सेक्टर में। आप दुकान के ऊपर जाते हो कोई सामान लेने के लिए और आप कहते हो कि अच्छा ये सामान है, वो कहता है हाँ जी बहुत बढ़िया, ताज़ा ताज़ा पूरी बढ़िया क्वालिटी वाला सामान है हमारे पास। आप उसको पैसे देते हो और वो आपको सामान पकड़ा देता है। सामान की क्वालिटी चाहे जैसी मर्ज़ी क्यों ना हो। जैसे एक दुकान का किराया दिया जाता है महीने बाद, वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन का भी किराया होता है, उसका भी एक रेंट होता है। जैसे एक दुकान वाला होर्डिंग्स लगाता है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, वैसा ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन की एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो महंगी होती हैं बहुत। आजकल जो एडवर्टाइजमेंट का जो एरिया है वो बहुत बढ़ चुका है। गूगल के ऊपर ऐड दी जाती है, गूगल एडसेंस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एड्स दी जाती हैं, फेसबुक के ऊपर, इवन अगर आप इंस्टाग्राम खोलो इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चलती हैं। कोरा में आप लिखो कि विच कोचिंग इंस्टीट्यूशन इज़ गुड, पर्टिकुलरली ऐसे ऐसे जवाब आएंगे, आपको साफ पता चल जाएगा कि ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले ने लिखा है। और टेलीग्राम के ग्रुप्स आप देख लीजिए, जो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, न्यूज़पेपर पे एड्स दिए जाते हैं। जैसे दा हिंदू हो गया, दा हिंदू के कई बार फ्रंट पेज के ऊपर ऐड दिए जाते हैं। एक पूरा कई बार स्पेसिफिक एडिशन ही बना दिया जाता है, दा हिंदू का पूरा एक पेज जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट से फिल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, आप इस तरह से समझ लीजिए, अगर आप 100 रुपया दे रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूशन को, एक कोचिंग संस्थान को अगर आप 100 रुपया दे रहे हो, तो कम से कम, मैं जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, जिन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में मैंने देखा है, देखिए मुझे एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में 5 साल हो चुके हैं। एमए का 3rd सेमेस्टर था जब से मैंने ये मतलब काम करना शुरू कर दिया था कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ये 6th ईयर चल रहा है मेरा, कोचिंग 6ठा साल चल रहा है जब मैं काम कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो 85% कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अगर आपसे 100 रुपया लेते हैं तो उस 100 रुपये में से जो एटलीस्ट 70 रुपीज़ होते हैं, 70 रुपीज़ भी मैं कम कह रहा हूँ, एटलीस्ट 70% जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है, अकेला एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद उसका रेंट, और सिर्फ मान लीजिए 15 रुपये का आपको जो क्वालिटी है वो सिर्फ 15 रुपये की दी जाती है। ये 15 रुपये का ही आपको कंटेंट मिलता है। तो जो इकोनॉमिक्स है इट इज़ रियली वर्स्ट इनसाइड दोज शॉपिंग कम्प्लेक्सेस। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आजकल तो शॉपिंग कम्प्लेक्सेस की तरह बन चुके हैं। तो अगर आप 100 रुपया उसमें से इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15-20 रुपये का ही क्वालिटी दी जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ों के ऊपर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, उन एडवर्टाइजमेंट्स में सिर्फ ये देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एड्रेस क्या है, ताकि आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में विजिट कर सकें। ओके, सो देन व्हाट आर सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जो कि ये बताते हैं कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन बढ़िया है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन ख़राब है। द फर्स्ट थिंग इज़ आस्क फॉर द डेमो क्लासेस। डेमो क्लासेस के बारे में आप रिक्वेस्ट कीजिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन को। अगर मैनेजमेंट नहीं दे रहा है डेमो क्लासेस, देन आस्क योर टीचर। कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आपने बच्चों से पैसे लेने, और मैनेजमेंट की जो सोशलाइजेशन है वो इसी तरह से की जाती है, उसी माइंडसेट से की जाती है कि पैसे कैसे निकलवाने हैं। सो आस्क योर टीचर्स फॉर द डेमो क्लासेस एंड आस्क फॉर एटलीस्ट 4 डेमो क्लासेस, 3 या 4 डेमो क्लासेस आप एटलीस्ट मांगें, क्योंकि पहली क्लास में टीचर कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, इसका आंकलन करना नियर अबाउट डिफ़िकल्ट होता है। जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है वही सिर्फ उस चीज़ का आंकलन कर सकेगा कि ये टीचर कैसा है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन कैसा है पहली ही क्लास में। जो नाइव बच्चे होते हैं उनको नहीं पता चलता इस चीज़ के बारे में। तो आस्क फॉर द डेमो क्लासेस। अगर डेमो क्लासेस ही वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट मीन्स कि वो इतना अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 90% ऑफ द केसेस, अगेन मैं बड़ी जनरल सी बातें करूँगा, ये सारी चीज़ें सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, सारे कोचिंग संस्थानों में नहीं लागू कर सकते आप। ठीक है, बट मैं 90% 80% वाली जो बातें होती हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देन देयर कम्स द शैलो प्रोमिसेस। जो एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में सबसे बड़ा शैलो प्रॉमिस किया जाता है वो ये किया जाता है कि हम लोग आपको रोज़ 2 घंटे की क्लास में, 2.5 घंटे की क्लास में पढ़ा के फिर उसके बाद 3 महीने में या फिर 3.5 महीने में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। एंथ्रोपोलॉजी का तो जी सिलेबस ही बड़ा थोड़ा है, बड़ा कम सिलेबस है। एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है। अगेन एंड अगेन आई हैव रिपीटेड दिस स्टेटमेंट। सिलेबस बहुत वास्ट है, बट सिलेबस बहुत स्पेसिफिक है। कौन कौन से आपने टॉपिक पढ़ने हैं वहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन्ड है, बट इट हैज़ वास्टनेस। मुझ पे यकीन नहीं आता तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन निकाल के देख लो, पेपर 1 का सिलेबस खुद पढ़ लो, वास्टनेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, आपको सामने से पता चल जाएगा कि हाँ जी वास्ट सिलेबस है। आप 4 महीने में इसका सिलेबस पूरा कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी 3 घंटे से 3.5 घंटे की क्लास ली जाए और क्लास में कोई भी बकवास ना मारी जाए। कई टीचर्स चाय लेके आ रहे हैं, भाई साहब चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं वहाँ पे, साथ में चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं और साथ में पता नहीं क्या क्या बकवास मारे जा रहे हैं। कई भाई साहब गुटखा खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। देखो, ऐसे सिलेबस पूरा हो ही नहीं सकता इस सब्जेक्ट का। अगर आपने सिलेबस पूरा करना है, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम, यू नीड टू इन्वेस्ट योर ब्रेन। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इन शैलो प्रोमिसेस में मत आइए कि वो टीचर है वो तो भाई साहब 3 महीने में पूरा करवा देगा, हमें तो बस ये शॉर्टकट वाला टीचर चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी बढ़िया नंबर लेके आती है। क्यों बढ़िया नंबर लेके आती है? बिकॉज इट डिमांड्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क की डिमांड होती है यहाँ पे हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन ऑप्शनल। इसीलिए इसको ऑप्शनल कहा जाता है। बाकियों को जनरल स्टडीज़ कहा जाता है। वहाँ पे आपको गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आपको कुएं में उतरने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो डोंट बी ल्यूर्ड इन दिस शैलो प्रोमिसेस कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, मेरी क्लास के बाद 300 प्लस नंबर पक्का। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर 300 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, बहुत मेहनत लगती है इस तरह का स्कोर लेके आने में।
द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनानी पड़ेगी। दूसरा, इन 3 महीनों के बाद या फिर 3.5-4 महीने जितना भी आप लगा रहे हो टाइम, इसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट राइटिंग आंसर्स, विदाउट डूइंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्कोर वेल, आप बढ़िया स्कोर नहीं कर पाओगे। कई लोग नेचुरल होते हैं आंसर लिखने में, मैं आंसर कॉपीज चेक करता हूँ, कईयों के आंसर्स इतने बढ़िया आ रहे होते हैं, एकदम मक्खन आंसर्स आ रहे होते हैं। कईयों को अपनी स्किल को रिफाइन करना पड़ता है, उनका 1-2 महीना और जोड़ लो साथ में, ठीक है, उनको 5 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। तो टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। अगर टाइम 2 महीने में, 3 महीने में, पागल हो, 3 महीने में क्या आप मास्टर कर जाओगे। चलो, देन द नेक्स्ट थिंग, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अपनी क्लास में कॉपी पेन चाहे भूल जाओ, जो एंथ्रो की क्लास है, लेकिन इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस का जो बुकलेट आता है उसको ज़रूर साथ में लेके जाओ। जो भी पढ़ाया जा रहा है घर पे जाके पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करो और देखो कि जो कंटेंट वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इज़ इट रेलिवेंट और नॉट। अगर पास्ट ईयर पेपर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए आपको मैरिज पढ़ाया, अगर मैरिज के 70% क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हुए हैं वो आप उस कंटेंट से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए आप 70% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, 30% नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप ये क्वेश्चंस को टीचर के पास लेके जाइए कि सर इसका स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर हम इस चीज़ का कैसे बनाएंगे, इस चीज़ का कंटेंट मुझे नहीं मिल पा रहा है, मुझे बताइए कि इस चीज़ का कंटेंट मैं कहाँ से ढूंढूं। कई बार क्या होता है कि इंटरकनेक्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैरिज को इंटरकनेक्ट किया जाता है किनशिप के साथ, फैमिली के साथ, वो वाले क्वेश्चंस आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू सॉल्व। उस बहकावे में मत आइएगा कि आज तो जी ओरिएंटेशन क्लास थी, आज तो जी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। कई टीचर की 5-5 दिन इंट्रोडक्टरी क्लास चलती है, पता नहीं ऐसा कौन सा इंट्रोडक्शन करते हैं वो क्लास को। ये चीज़ें गलत हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूशन। पास्ट ईयर पेपर्स को तभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार कोचिंग क्लास ख़त्म होगी तब मैं पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करूँगा या करूँगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। फिर चीज़ें होती नहीं हैं, फिर उसके बाद आप टीचर्स के पीछे भागते हो, टीचर्स मिलते नहीं हैं, फिर उसके बाद किसी और के पीछे भागते हो, वो भी एक ठग निकलता है। द साइकिल गोज ऑन। Then conceptual clarity. Look for the conceptual clarity of the teacher. टीचर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, उस चीज़ के बारे में ध्यान से देखिए। अगर तो उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आपको वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। कोई भी डाउट आता है, हिचकिचाइए मत क्लास में, उस डाउट को पूछिए, तभी आपको पता चलेगा उन 4 डेमो क्लासेस में कि उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी खुद की है या फिर नहीं है। और जैसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, बड़े घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, खास करके जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, 15 और 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको बहुत घुमा के पूछा जा रहा है। इन क्वेश्चंस को आप तब तक आंसर नहीं कर पाओगे बढ़िया से जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया नहीं होगी। टीचर का इतना खुद को उसको पता होना चाहिए कि वो आपको देसी भाषा में या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझा सके, ठीक है। अगर उसके नोट्स हैं और क्लासरूम में सिर्फ उसके नोट्स का डिक्टेशन चल रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नोट्स बाहर से भी मिल जाएंगे, नोट्स को रट्टा मारना है तो टीचर की क्या ज़रूरत है। टीचर का काम होता है नोट्स को सिंप्लीफाई करके समझाना,
और अगर तो वो टीचर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ रहा है, खुद के उसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, देन ओनली यू शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन। देन द सिस्टमेटिक क्लासेस। बहुत बार ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं वो खुद का होमवर्क नहीं करके आते। मान लीजिए मैंने किनशिप पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं किनशिप पढ़ाने बैठ गया, बीच में मैंने कोई कहानी स्टार्ट कर ली अपनी, फिर उसके बाद मैंने डिक्टेशंस करनी स्टार्ट कर दी, फिर किनशिप के बारे में मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर डिक्टेशन स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर अगर तो खुद का होमवर्क करके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टीचर आपके ऊपर मेहनत करेगा इन फ्यूचर। अगर उसका आज से यही एटीट्यूड है कि वो प्रॉपरली होमवर्क नहीं करके आ रहा है, उसे यही नहीं पता है कि मैंने क्या पढ़ाना है और किस डेप्थ तक पढ़ाना है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, और वो अपने ही धुन में कहीं ना कहीं जा रहा है और फिर उसके बाद वापस से आके आपको डिक्टेशन दे रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक क्लास जो होती है कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, वो बहुत सिस्टमेटिक वे से चलनी चाहिए। भैया बहुत पैसे देते हो आप, ठीक है, 50K 55K कई ले रहे हैं, तो एटलीस्ट द क्लास शुड बी इन दी सिस्टमेटिक वे। पहले किनशिप को समझाया जाए कि किनशिप होता क्या है, फिर उसके बाद थ्योरीज़ को पढ़ाया जाए कि अच्छा किनशिप के पीछे थ्योरीज़ क्या हैं, यानी कि किनशिप का बेस क्या है। डिसेंट थ्योरी को पढ़ाया जाए, अलायंस थ्योरी को पढ़ाया जाए, अलायंस थ्योरी कैसे अलग है डिसेंट थ्योरी से, डिसेंट थ्योरी का बेस क्या बनता है, डिसेंट थ्योरी में कौन कौन से थ्योरिस्ट्स आते हैं, उनकी क्या क्या उनके ओपिनियंस हैं। उसके बाद उस थ्योरी को एथनोग्राफिकली क्या किस तरह से आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो, किनशिप कैसे बदल रही है, ये तो है एक सिस्टम। और इसी सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपका सिलेबस लिखा हुआ है। अगर तो टीचर अपना प्रॉपरली होमवर्क करके आ रहा है, प्रॉपरली उसे सब कुछ उसका मटेरियल किसी भी तरह से, कई बार टीचर क्या करता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस वे, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे। कई बार वो अपने नोट्स लेके आता है साथ में, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे। एटलीस्ट आपको टीचर एटलीस्ट आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, ठीक है। अगर तो वो ऐसे ही मतलब पान चबाता हुआ आ रहा है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ओके, सो द क्लासेस शुड बी वेरी सिस्टमेटिक एंड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। बढ़िया से क्लासेस लगनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे से क्लासेस लगनी चाहिए। टीचर टाइम के ऊपर आना चाहिए, 5-10 मिनट की कोई बात नहीं है, लेकिन घंटा घंटा लेट आते हैं कई। अवॉइड दोज थिंग्स, ठीक है। तो देन मिस्टेक्स इन नोट्स। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में 2 तरह की मिस्टेक्स करते हैं। एक तो है कि सिंपली नोट्स में मिस्टेक्स हो गई। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ आर्कियोलॉजी। ओके, आर्कियोलॉजी में कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मैंने नोट्स देखे हैं, साइट और जो साइट को एक्सकेवेट करने वाला, साइट को डिस्कवर करने वाला जो सोशल साइंटिस्ट है, उनके नाम गलत लिखे हुए हैं। तो नोट्स देखिए और नोट्स की जो एक्यूरेसी है उसे चेक कीजिए। देखिए, स्लिप ऑफ टंग सबसे होता है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आज तक कोई भी किताब, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन मुझे ऐसा नहीं मिला है जिसकी 100% एक्यूरेसी हो। गलतियां सबसे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस गलतियों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा क्रूशियल गलतियां नहीं होनी चाहिए, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होना चाहिए उसका नोट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, आई वॉन्ट टेक द नेम, उसके आर्कियोलॉजी के नोट्स में इतनी सारी गलतियाँ हैं, आर्कियोलॉजी के नोट्स, और बहुत लोग उसके आर्कियोलॉजी के नोट्स पढ़ते हैं, फेमस हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में उसने फाइलोजेनी की डायग्राम्स ही गलत बनाई हुई हैं। ये तो होती हैं एक टाइप नोट की कि आपने गलतियां ही करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक और नई चीज़ मेरे सामने आई है। एक
नरेटिव चला है यूनिकनेस ऑफ द नोट्स, यूनिकनेस कि आपके नोट्स में यूनिकनेस होनी चाहिए, कितने यूनिक बनाए हैं नोट्स, इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बड़े यूनिक नोट हैं तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, एग्ज़ामिनर ज़्यादा नंबर देगा हमें क्योंकि हम यूनिक लिख के आएंगे कुछ। देखो पहली बात, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, किसी गली कूचे वाले बीए का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। यूपीएससी का एग्ज़ामिनर जब आंसर आपके चेक करता है तो प्रॉपरली उसके पास एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी पड़ा होता है और प्रॉपरली उसके पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज होते हैं जिसके ऊपर आपके आंसर्स को एवेल्यूएट किया जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बॉडी में कौन कौन से पॉइंट्स क्रूशियल हैं, कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल हैं, किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, किस तरह से कंक्लूजन करना चाहिए। अगर एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को सही करो, बॉडी में सिर्फ क्रूशियल पॉइंट्स भी लिखो, चाहे वो कोई और लिख रहा है चाहे नहीं लिख रहा है, डज नॉट मैटर। एग्जामिनर के पास एक ब्लूप्रिंट होता है, वो आपकी कॉपी ना दूसरे से नहीं मिलाता, वो अपने ब्लूप्रिंट से मिलवाता है। तो ऐसे नरेटिव का ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, यूनिकनेस लेके आओ जी। यूनिकनेस शुड बी इन योर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को बढ़िया कर लो। अब यूनिकनेस के चक्कर में क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, वो भी मैं बताता हूँ। तो अगर आप सिर्फ क्रूशियल पॉइंट्स भी लिख देते हो, इंट्रोडक्शन को बढ़िया कर देते हो, कंक्लूजन को बढ़िया कर देते हो, देन ऑल्सो यू कैन गेट अबाउट 55 to 60% मार्क्स, तभी भी आपको इतने बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं और आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके अब यूनिकनेस के चक्कर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मॉडर्निज्म, जो पोस्ट मॉडर्निज्म एंथ्रोपोलॉजी का है, इट इज़ हाईली फोकस्ड ऑन एथनोग्राफीज, कि एथनोग्राफीज को किस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। कईयों ने पोस्ट मॉडर्निज्म, कई टीचर्स ने एक टीचर ने पोस्ट मॉडर्निज्म को यूनिक बनाने के चक्कर में पोस्ट मॉडर्निज्म फिलॉसफी वाला करवा डाला है। मुझे कैसे पता चला, एक्चुअली उस वहाँ पे जो लड़का कोचिंग ले रहा था उसका आंसर पढ़ा, मैंने कहा भैया ये कहाँ से लिखा है, तो उसके नोट्स उसने मेरे हाथ में थमा दिए कि यहाँ से लिखा है मैंने। वो फिलॉसफी वाला पोस्ट मॉडर्निज्म था। कोई दिक्कत नहीं है, आपने होलिस्टिक आंसर्स लिखने हैं, फिलॉसफी वाले पॉइंट बीच में डाल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो पॉइंट्स कैंडिडेट को इतने अच्छे लग जाते हैं कि वो पॉइंट्स क्रूशियल पॉइंट्स की जगह घेर लेते हैं और क्रूशियल पॉइंट्स मिनिमाइज हो जाते हैं, जो बकवास वाले पॉइंट्स होते हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। इस चक्कर में लोग अपने मार्क्स कटवा लेते हैं और उस कैंडिडेट का जिसने पोस्ट मॉडर्निज्म लिखा था उसका 6ठा अटेम्प्ट है। फिर यूनिकनेस के चक्कर में कई सोशोलॉजी वाले कंटेंट में घुस रहे हैं। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक आध पॉइंट किसी सोशोलॉजिस्ट का या फिर किसी फिलोसोफर का लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल अप्रिशिएट दिस, इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। बट पूरा आंसर फिलॉसफी का लिख देना और एंथ्रो का एक छोटा सा पॉइंट लिखना, इसमें क्या समझदारी वाली बात हुई भाई। तो ऐसी चीजों से दूर रहिए। अनलेस और अनटिल योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, यूनिकनेस का कोई फायदा नहीं है। क्या करोगे ऐसी यूनिकनेस के साथ? ओके, सो दीज आर सम क्राइटेरियाज। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा कोचिंग संस्थान ढूंढने में मदद कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हुई तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस दिस। ओके, एंड हाँ, वन मोर थिंग,
कुछ लोग कहते हैं टॉपर टॉक्स, टॉपर टॉक्स यूट्यूब में बहुत सारी मिल जाएंगी। 85% ऑफ द टॉपर टॉक्स वो घटिया होती हैं, एकदम वाहियात होती हैं, एकदम बकवास होती है उसमें। उनको स्पॉन्सर किया जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस उनको स्पॉन्सर करते हैं। और ट्राई नॉट टू फॉल इन द ट्रैप, यार इन ट्रैप से दूर रहो। जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनको एक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन दो, थिंक रैशनली, अपने दिमाग से सोचो यार। आपके जीवन का मसला है, आपकी ज़िंदगी का मसला है। सो थिंक विद योर ओन ब्रेन, ओके, डोंट लेट अदर्स फूल यू, ओके। तो डू अप्लाई दीज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज, इन क्राइटेरियाज को अप्लाई कीजिए एंड देन ट्राई टू सेलेक्ट वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।